राजू आजा। एक मिनट सर। महाराज जी सक्षम बच्चियों के द्वारा डॉक्टर साहब को स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। आज के कार्यक्रम में हमारे यहाँ चीफ गेस्ट बन के आए हुए हैं। इधर आ जाओ। अब आप लोगों को एकदम शांत रहना है। अब अनुशासन का परिचय देना है। अब आप सभी का स्वागत है। मैं करुणेश पांडे, टी फाउंडेशन से। हम लोग की संस्था लगातार देश भर में ये गतिविधि चला रही है कि हर विद्यालय में जा करके वहाँ पर शाकाहार और पर्यावरण हम लोग सेमिनार लें और लोगों को अवगत कराएं। जो पशु हिंसा हो रही है उसको हम लोग ना करें। तो ये जो कार्यक्रम है लगातार चकिया के क्षेत्र में हो रहा है। ये 27वां विद्यालय है जहाँ पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो आज हम लोगों के साथ लगभग 1000 की संख्या में बच्चे हैं। इस विद्यालय का नाम है संत कबीर और ये इलिया में पड़ता है। तो यहाँ पर विशिष्ट अतिथि के तौर पे डॉक्टर परशुराम सिंह जी भी उपस्थित हुए हैं और यहाँ के राधा कृष्णन जी, यहाँ के जो प्रबंधक हैं, यहाँ के जो मालिक हैं, मतलब स्कूल के सर्वे सर्वा। तो अब हम लोग बात करते हैं प्रधानाचार्य महोदय से। सर कुछ बता दीजिए बच्चों को इस विषय में। देखिए, आज जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ये शाकाहार और पर्यावरण के संबंध में। बहुत लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग या बहुत अच्छा दिमाग में तेज या बहुत ज़्यादा स्मार्ट लोग मांसाहार करने वाले ही होते हैं, जबकि आप लोग विद्यालय भी इस प्रकार का शिक्षा आपको नहीं देता कि मांसाहार ही सब कुछ है। कुछ देशों की ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां लोग मांसाहार का भोजन करना उनके लिए आवश्यक होता है, लेकिन हमारे देश के शाकाहारी लोगों ने अब सिद्ध कर चुका है कि शाकाहारी और शाकाहार अपना करके भी हम देश में बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। विद्वान भी बहुत बड़े बड़े शाकाहारी को अपना करके हुए हैं। और उदाहरण के तौर पे आपको बता दें कि अभी जो वर्ल्ड कप मैच चल रहा था, वर्ल्ड कप मैच में जो आपका कैप्टन विराट कोहली थे, जिन्होंने पूरा तहलका मचा दिया वर्ल्ड कप टीम में। संयोग से भारत विश्व कप जीत नहीं पाया, लेकिन उन्होंने शाकाहार अपना लिया है और शाकाहारी हो करके उन्होंने ये सभी क्रिकेटरों को बता दिया कि शाकाहार हो करके भी विश्व चैंपियन बना जा सकता है। और अब इससे भी ज़्यादा उदाहरण आपको क्या बताएं। बहुत अच्छे अच्छे विद्वान, बहुत अच्छे अच्छे लोग, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, लोग कहते हैं कि मुस्लिम लोग शाकाहार नहीं अपना सकते। अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से बड़ा क्या उदाहरण आपको दें, जो हमारे देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक और राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने शाकाहार को अपनाया। इस समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्रदेश के उत्तर प्रदेश के CM साहब, ये लोग शाकाहार अपनाए हैं। ये प्रदेश और देश की बात छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में इनका डंका बज रहा है। तो शाकाहारी होने का बहुत बड़ा लाभ है। और जो शाकाहारी मनुष्य होता है वो पर्यावरण के प्रति भी सचेत होता है और पर्यावरण के बिना तो संभव ही नहीं है, जीवन ही संभव नहीं है। पर्यावरण पे हम तो बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे बगल में ऐसे विद्वान बैठे हुए हैं पर्यावरण के जो अपने विचारों से आपको अवगत कराएंगे। शेष जो कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं वो इसके विषय में बताएंगे। बस इतना ही। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग के साथ दो विशिष्ट तौर पे लोग आए हुए हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे डॉक्टर परशुराम सिंह जी, वृक्ष बंधु के नाम से इनको जाना जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा इनको नवाजित किया गया है और इनको करीब कई यूनिवर्सिटीज़ ने मिलकर इनको वृक्ष बंधु की उपाधि दे रखी है, पर्यावरणविद की उपाधि दे रखी है। और यूनेस्को से इनको
डॉक्टरेट की उपाधि मिली हुई है। अभी फ़िलहाल में 1-2 महीना हुआ होगा इनको थावे विद्यापीठ, वहाँ से इनको डिलिट यानी कि विद्यासागर की उपाधि मिली हुई है। तो मैं चाहूँगा कि 2 शब्द डॉक्टर साहब कहें इस विषय में और आप सभी लोगों को कुछ प्रेरणा यहाँ से दें। डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती के इस प्रांगण में बैठे हुए बच्चों और इसके सब मुख्य रूप से जो इनके अभिभावक, फाउंडर, इसके जो संस्थापक हैं, अध्यापिकाओं, फिर लेते हैं अभी नहीं, कम से कम 3 वीडियो। अरे मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही कि जो छोटे छोटे बच्चे धूल में बैठ के किलकारियां जो मार रहे हैं, आप सुन रहे हो ना, दूसरे एंगल से ले लूं उधर से। हाँ वो हाँ धूल में खेलते थे। उन्होंने लिखा एक लाइन, बड़ी मार्मिक लाइन है, बार बार आती है तेरी मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया जीवन की सपने मस्त खुशी मेरी। ये बड़ी इधर से सही आएगा। हाँ ले लो ले लो। भारतीय संस्कृति के अनुसार होली पर होता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में नया ईस्वी सन बीत रहा है अभी। आपके आने वाले मंगल शुभ दिन के लिए मैं आपको शुभ आशीर्वचन देता हूँ और यहाँ मैं प्रबंधक जी का आलिंगन करता हूँ, शिक्षकों का अभिनंदन करता हूँ और बच्चों को मैं आशीर्वचन देता हूँ। बच्चों, देखो विषय बड़ा क्लिष्ट है, लेकिन मैं सामान्य रूप से बताने का तुमको प्रयास करूंगा। पर्यावरण शाकाहार, हमारे जो इस एनजीओ के जो फाउंडर हैं करुणेश जी, पूरे सक्रिय मन से इस शाकाहार का पालन केवल मौखिक रूप से नहीं करते, कहते भी हैं और करते भी हैं। ये बचपन से मांस मछली नहीं खाते, पूरा गीता इनको, पूरा अध्याय इनको कंठस्थ है। इन्होंने व्रत ले रखा है कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मैं पूरे समाज में, ठीक है। तो इन्होंने व्रत ले लिया है कि मैं पूरे समाज को पर्यावरण शाकाहार से जीने के लिए प्रेरित करूंगा। तो बच्चों, इन्होंने अपने इस कार्यशैली में कुछ लोगों को चुन रखा है। तो मैंने, हमसे जब इससे भेंट हुई तो मैंने कहा कि जब भी जिस भी विद्यालय में समय मैं घर पर मौजूद रहूँगा तो जरूर जहाँ बुलाएंगे, और कभी कभी एक आध दो विद्यालय छोड़कर नहीं, सभी विद्यालयों में मौजूद रहा हूँ। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही कि मैं राधा कृष्ण जी के विद्यालय में मुझे सूचना मिली, में नहीं आ पाया। इस परिसर को देख रहा हूँ तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आप ये जो बॉर्डर का, हमारा उत्तर प्रदेश का ही बॉर्डर है इंडिया, और इस इंटीरियर क्षेत्र में बच्चों को उन्होंने जो जागरूकता दे रखी है, इसके लिए बधाई। तो ले लिया ना। शांत रहो, ठीक है, अब समझो बात को। पर्यावरण क्या है बच्चों? सुनो, अब शांति सुनो। तुम्हारे लिए भी कुछ बात है, छोटे बच्चे अभी नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन जो हाई स्कूल 8 से ऊपर जो 10-12 के बच्चे हैं, तुम लोग समझ पाओगे इसको अच्छी तरह से। एक ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हो ना, जलवायु परिवर्तन जो रहा, मतलब सर्दी में गर्मी, गर्मी में सर्दी, बरसात में जाड़ा, इसको कहते हैं क्लाइमेट चेंजिंग, जलवायु परिवर्तन। ये दुनिया में, पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। रोज इनवाइट करेंगे आपको, एक पृष्ठ जो है आता है कि आप जलवायु परिवर्तन में हम कैसे जिंदा रहेंगे आगे आने वाले दिनों में। जैसे भी कोरोना का नाम सुना है आपने? कोरोना में विद्यालय बंद थे ना, तो कोरोना से भी भयंकर स्थिति अब आने वाली है। और जो क्लाइमेट चेंजिंग जो हो रही है, इसका बुरा इतना असर पड़ा कि तुमको सांस लेने में भी आने वाले समय में दिक्कत हो जाएगी। जैसे बोतल में पानी लेके चलते हो ना, कभी कभी यात्रा में जाओगे ना, तो बोतल का पानी मिलता है, तो गैस की भी एक शीशी लेकर के, बोतल लेकर के पीठ पर रखना चलना पड़ेगा, नहीं तो आदमी का जीवन सुरक्षित क्या रहेगा? नहीं रहेगा। आज तुम्हारे विद्यालय का क्या नाम है?
क्या उनका भी फोन ले लो। हाँ हाँ लगा लगा। अरे लॉक कर दिया, इनका पासवर्ड क्या है? कोई एक एक बच्चा बताएगा, एक लड़की बताएगी, एक लड़का। उसको मैं लड़का हाइट से एक लड़का खड़ा हो, जो से पर्यावरण वाले बताओ, खड़ा हो एक बच्चा जो आया था यहाँ पर। कौन आया था बच्चा इधर? तो डरो तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी। वो बच्ची खड़ी हुई है साथ। कबीर के गुरु कौन थे? बच्ची खड़ी हुई है। बच्ची बताओ, तुम बचाओ, बता रहे बैठो। ठीक, एक लड़का बता दो कोई। कौन? अच्छा मेरा वाला दीजिए फोन। कौन था? दे कौन दो। थे गुरु? नहीं नहीं दोनों आओ इधर, आओ इधर आओ, यहाँ आओ, तुम आओ। ये यहाँ जज नहीं हो जाए। हाँ, इसी स्कूल में सर नहीं अरे बहाने में दिखाए तुम। करवंदिया लो मन धन्यवाद। देखो तो कबीर के गुरु थे रामानंद। जाओ बैठो, रामन जाओ बैठो। रामानंद जो इसने जो कबीर ने हिंदू को मानते थे और मुसलमान को मानते थे, मतलब नहीं। ऐसे महापुरुष के नाम पर विद्यालय में शिक्षण मिल रहा है, इसलिए मैं इसको बधाई इसलिए दे रहा हूँ कि कबीर में हिंदू थे तो मुसलमान थे, लेकिन दोनों के मालिक थे, दोनों के मालिक कबीर थे। और दोनों 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 को बिल्कुल दुत्कारते थे हिंसा के लिए। कहते थे कि एक हलाल करता है, एक झटका मारता है। हिंसा के लिए दोनों समुदाय को दुत्कारा है कबीर ने। कबीर बड़े अक्खर पुरुष थे। और तुमको बेटा बताऊं कि कबीर और मीरा दो ही ऐसे ऐसे महात्मा हुए जो बिल्कुल स्वदेश चले गए स्वर्ग में। जब उनकी डेथ हुई, उनकी मृत्यु हो गई, तो हिंदू बिल्कुल लंबा जीवन नहीं बताएंगे, साथ में बता दे रहे उनके पारदर्शिता पर। तो हिंदू मुसलमान दोनों इकट्ठा हो गए। हिंदू ने कहा कि मेरा सब है, मुसलमान ने कहा मेरा है। कहा ठीक है। जज आया निर्णय करने के लिए, कहा कि भाई तो दोनों रिजिट कर गए, जिद कर गए। कहा लिया आरा चीर दो, आधा ही नहीं आधा ढक दिया गया सफेद कपड़े से। और जब आया कारीगर आया उसको काटने के लिए, तो आरा जब चला रहा देख रहा तो अंकल गुलाब के फूल थे। क्या थे? तो दोनों का बंटवारा कर दिया गया, आधा हिंदू ले लिया, आधा मुस्लिम ले लिया। कोई विवाद नहीं, दोनों एक साथ हो गए। समझ रहे हो ना? तो तुम इस प्रकार के महापुरुष के नाम के विद्यालय में पढ़ो तो कुछ असर होना चाहिए बच्चों। समझोगे ना? ये देश जो है महात्माओं का देश है, ऋषियों मुनियों का देश है। ऋषि और कृषि परंपरा पर आधारित है, सैन्य बल और संत बल पर आश्रित है। मैं तुमको नाम गिरा रहा हूं, जो कबीर का नाम बताया ना, रामानंद, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रैदास, रसखान, रहमान, नानक चिश्ती, मियाँ खुसरू, साईं बाबा, फरीदी कालवे, फादर कालवे, चाणक, समर्थ, गुरु रामदास, शंकराचार्य, तुकाराम, कीनाराम, श्रद्धानंद, ज्ञानानंद, विवेकानंद, संत एकनाथ, विठलनाथ, रामनाथ, बाबा बैजनाथ, बाबा भूतनाथ, और वर्तमान में रामभद्राचार्य, धीरेन्द्राचार्य, उन्होंने विश्व अपनी धाक जमाया है। देश क्या है? संतों का देश है। फायदे सेमिनार कबीर का दुनिया में नाम हुआ, ऐसे आने वाला विद्यालय का भाई अपना एक भाग्य में भी साथ बनेगा। थैंक यू सर। काम करो, सुनो, बस 2 मिनट का माइक नहीं है, लेकिन आज में कार्यक्रम में विशाल कार्यक्रम होगा तुम लोगों के लिए पर्यावरण का। तो वृक्ष लगाओ, विश्व बचाओ, एक नारा लगा है और एक समिति बनी है भारत सरकार से, उसका मैं राष्ट्रीय संयोजक भी हूँ। वृक्ष लगाओ, 2 मिनट विश्व बचाओ। कर 2 मिनट कर लीजिए। सेमिनार नहीं लंबा चलेगा सेमिनार, तो अपना थोड़ा सा बताओ। हाँ तो बेटा ऐसा करो, जैसे हम प्रबंधन से आगे हम जब मानसून आएगा तो छोटे छोटे फूलों से इसको सजाया जाएगा। मैं उनको जितना भी होगा पेड़ में उनको दिलवाऊंगा, मैं खुद रहूँगा, वन विभाग रहेगा, आपके हरियाली से इस विद्यालय को सजाया जाएगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। और तो बोलिए। पेड़ लगाओ। पेड़ किस लिए जरूरी है?
एक कीपर जो सामने देख रहे हो ना, 18,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन 24 घंटा में देता है। जिस ऑक्सीजन के लिए हम तड़प के मर रहे थे, अभी भाग रहे थे, 18,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बरगद पीपल। लेकिन आज हम पेड़ को अवहेलित कर रहे हैं, उसकी मान्यता। पेड़ तो लगा दिया, हम देखते हैं लोग फोटो खिंचवा लेते हैं, पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन पेड़ बचाने का जब हमको यूएनओ से टीम आई अंतर्राष्ट्रीय संस्था से कि आप कितने पेड़ लगाए हैं, तो मैंने कहा मत पूछिए सर कितने पेड़ लगाए, कितने पेड़ बचाए हैं। पेड़ लगाना बहुत बड़ी बात है, पेड़ बचाना जरूरी है। और मैं हमारे फाउंडर जी का भी है कि थोड़ा समय कम लीजिए, फिर मिलूंगा। और थोड़ा आप जब भी इनका फिर इन्फॉर्मेशन सूचना जाएगा राधा कृष्ण जी का, तो मैं नंगे पाँव भागे भागे आऊँगा। वो बात नहीं है यार, वो माई पर नाम ले लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों से मिलना जुलना बड़ी अच्छी बात है। क्यों? चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बच्चा व्यक्ति का पिता होता है। जो प्राउड हो गया वो क्या समझेगा बात। तुम जो लोग करोगे, सोचोगे, वैसी से तुम्हारे भारत का, देश का निर्माण होगा। मुझे एक वचन दो, तुम लोग कितने लोग इसमें से मांस खाते हो, कैसे बताना। कोई दिक्कत नहीं, गुरु नहीं ठीक है, बेल्ट पहले मांसाहारी हाथ उठाओ। नहीं अरे लंबा जा रहा है, जाने दीजिए, बताने दीजिए जितना अच्छा से। नहीं ठीक, बढ़िया डॉक्टर साहब बढ़िया बोलते हैं, बात तो नहीं, मेन जो थीम वो जाना चाहिए ना, मैं ये बता रहा हूँ। तो आप देखे हम भी बल देते हैं ना जी, बिल्कुल सर। एनवायरनमेंट का पूरा बेसिक से लेकर जितना भी करना कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हमारे प्रबंधक जी ने विराट कोहली का उदाहरण दिया, सुने कि नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा रेसलर पहलवान चंदगी राम, हम उनसे मिले थे, वो कहते थे केवल साग रोटी खाते थे, साग रोटी। और जिसका उन्होंने से हाथ पकड़ा छुड़ा नहीं पाया। तो शाकाहार में बड़ी ताकत है बच्चों। आप लोग ईमानदारी के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि गांधी ने कहा कि राजा हूँ तू देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। लोग नहीं, तुम्हारे ऊपर धरोहर छोड़ के गए। और आजाद भगत सिंह ने जब फांसी लगी तो जान तो क्या मांगा, कहा कि अंतिम इच्छा व्यक्त करा, कहीं अंतिम इच्छा मेरी कुछ नहीं है, कर चले सफल हम तन साथियों, तुम्हारे हवाले वो तन साथियों, तो तुम्हारे हवाले देश है। और मैं विशेष प्रार्थना करूंगा इस फील्ड के लिए, इस विद्यालय के लिए और इस संस्थान के लिए। जो हमारे करुणेश जी देख रहे हैं, महानंद जी हमारे साथ आए हैं, देखिए बहुत प्रबुद्ध आदमी हैं। विशेषकर यहाँ के प्रबंधक जी को, सारे स्टाफ को, कि मैं देख चुका अल्लाह हूँ तू देवता विभा दे, अपने विषय खनल से आकाश जगमगा दे। प्यारे स्वदेश ही, प्यारे विद्यालय ही वरदान मांगता हूँ, तेरी दया विपद में भगवान मांगता हूँ। जय हिंद, जय भारत। संस्था के वॉलंटियर श्रीमान महानंद पटेल जी, जो कि इन्होंने एमटेक कर रखा है और इन्होंने एमएससी करा है एनवायरमेंटल साइंस से, पर्यावरण विज्ञान से इन्होंने एमएससी कर रखा है। तो इनको मैं आमंत्रित करूंगा, क्योंकि आप सभी को पहले पर्यावरण के बारे में जानकारी दी जाएगी, उसके बाद तत्पश्चात मैं आप लोगों को शाकाहार और करुणा के बारे में बताऊंगा। तो महानंद जी आमंत्रित है, आप बच्चों को थोड़ा सा पर्यावरण के बारे में अवगत करा दीजिए। तेज बोल देंगे। देखिए, पर्यावरण एक जन्मनी से छोटी सी काफी अपनी राय रख सकते हैं, वो आ जाए। भाई 2, 3, 4, 5 बच्चे आ जाओ। जिनको कुछ समझ है पर्यावरण के बारे में वो उठ जाएं और यहाँ कुछ बता दें आकर के। एनवायरनमेंट के बारे में जिनको कुछ बताना है, जिनको भी कुछ बोलना है, बेधड़क बेबाक तरीके से वहाँ आप जाके बोल सकते हैं।
आपके ज्ञान की टेस्टिंग नहीं हो रही है, आपकी नॉलेज की टेस्टिंग नहीं हो रही है। प्रांजल बस ये हम जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों को अभी जिस स्तर पर हैं कितना पर्यावरण के बारे में जानकारी। आप लोग बच्चा काम करो, आगे चले जाओ, आगे आगे वहाँ सामने तीनों जाने, वो सही जाएगा ना वहाँ से। आपका शुभ नाम बताइएगा और पर्यावरण के बारे में कितना चीज़ है वो चीज़ बताइएगा। सर मेरा नाम रफिका है, मैं बिलोंग करती हूँ। कोई काम तो नहीं तुम्हारा अभी है? जाओ मोबाइल नहीं कार्य करना चाहिए कि जिससे हम कर रहे हैं लेकिन पीछे हमारे सब लोग कर रहे हैं। ऐसा कार्य करें कि अगर हम आगे चल रहे हैं कुछ यानी 100% में से 1% लोग भी हमें फॉलो करते हैं तो कुछ समय बाद 100% जो लोग हैं वो 99% लोग हो जाएंगे जो हमें फॉलो करने लगेंगे। इसलिए हम ये कहना चाहिए जब हम अभी छोटे हैं तो हम जब पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे तो देखा देखी सब लोग करेंगे। जैसे मैं एक कोई बुरा कार्य करता है तो उसका देखा देखी लोग सब पीछे हो जाते हैं, अच्छा कार्य करता है तो उसका बहुत कम लोग होते हैं ऐसे कि जो फॉलो करते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहे, जैसे में पर्यावरण हमारे सबसे ज़्यादा प्रदूषित पर्यावरण है दिल्ली में, जैसे हमारा भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है, वहाँ पर्यावरण बहुत अधिक प्रदूषित है। इसका कारण ये है कि वहाँ पे अधिक मोटर गाड़ियाँ चल रही हैं, उससे जहरीले अथू हो रहे हैं, बीमारियाँ अधिक फैल रही हैं, उसे हमें कंट्रोल करना चाहिए। मैं अपने इंडिया गवर्नमेंट से ये निवेदन करना चाहती हूँ, सब भाइयों बहनों से ये निवेदन करना चाहती हूँ वो पर्यावरण पे थोड़ा तो ध्यान दे कि सब ध्यान दे। थैंक यू। बहुत बढ़िया बच्ची बताई है, इसको नॉलेज अच्छा है, ठीक है, लेकिन इसमें प्रोग्रेस की जरूरत है। यहाँ पे कहाँ और दूसरे बच्चे हो जाए ना, हाँ उठ जाएगा। अपने बारे में ही सोचते हैं, खुद के लिए पेड़ लगाते हैं तो हमारे साथ साथ हमारे समाज, हमारी सोसाइटी ये लोग भी सुरक्षित रहेंगी। अगर हम कभी पेड़ लगाते हैं फिर अब पॉल्यूशन को दूर कर, जैसे कि अभी हो गया गंगा कोरोना वायरस आया था जिसमें कि हुआ था कि सब लोग अपने अपने घरों में रहते थे जिसकी वजह से ना कोई कचरा बाहर फेंकता था ना ही कोई भी नदियाँ गंदा होती थी, कोई भी जगह प्रदूषित है, जिसकी वजह से गंगा जो है बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ हो गई थी। और उसका हम लोग आज देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा स्वच्छ हो गई है, लेकिन धीरे धीरे अब फिर उसी तरह से गंगा भी प्रदूषित होने लगी है। इसका मेन कारण है लोग। अगर लोगों के अंदर ये सोचने की क्षमता आ जाए कि हम अपने लिए ही करें, तो अगर वो अपने लिए करते हैं तो उसके साथ साथ 10 लोग और सीखेंगे, 10 लोग सीख रहे हैं तो कल 100 लोग सीखेंगे, 100 लोग सीखेंगे और 100 लोग के बाद हजार के बाद पूरा का पूरा देश और कल को सीखेगा पूरा का पूरा दुनिया। अगर इस तरह कर तो बहुत अच्छा होगा। बहुत नाम लिख देना। बहुत ही अच्छा, दोनों बच्चियाँ बहुत अच्छा, दोनों के लिए बधाई। लड़के तो आ जाओ, जो बोल रही है वो बैठ जाएं। हाँ बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जो बोलिए बैठ जाएं। जो लोग बोल रहे हैं लिख करके चले जाओ, अब बेटा चले जाओ, ठीक है, लिख कर चले जाना। नाम बताना बाबू, पर्यावरण के बारे में। सर रोक के छोटा वीडियो बनाते रहिए सबका। अब बने जाए। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, मैं बिहार के चंदा गाँव से बिलोंग करती हूँ। मैं पर्यावरण के संबंध में चंदा गाँव से हम बोले हैं, चंदा गाँव बिहार, और थाना चांद है। सर पर्यावरण के लिए बचाने के लिए हम लोग बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, जैसे फूड्स आपने कहा कि शाकाहार अपनाइए, मांस मदिरा ये सब आप दूर रहिए, या फिर पर्यावरण के लिए आप वृक्ष को बचाइए। अनेक सारे बहुमूल्य जितने भी सारे स्पीसीज जातियां हैं वो सब नष्ट होती जा रही हैं भारत में। स्तनधारी और जितने भी, जैसे भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ, वो जंगली जानवरों को हम लोग बहुत काट रहे हैं, मार रहे हैं, तो हमें उनसे जो खाल, चमड़ा, सींग, हाथी दांत ये सब जो मिल रहा है उसे हम अपने औद्योगिक उत्पादन के लिए जितना भी अधिक चाहते हैं तो मनमाने तरीके से हम लोग खराब कर रहे हैं, या फिर चिड़ियाघर में उन्हें मनमाने तरीके से हम एक तरफ से आवश्यकता के अनुसार उन्हें बचाना पड़ रहा है, रखना पड़ रहा है, क्योंकि अब वो बाकी नहीं रह गया अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लोगों को दिखाने के लिए। तो हमें जिस तरह से अगर हम लोग पर्यावरण को बचाते हैं तो उस तरह से हमें वन्य जंतु भी, अनेक प्रकार की जातियां भी जो अब विलुप्त होती जा रही हैं वो भी बच जाएंगी। हो सकता है कि अब अभ्यारण्य और जितने भी पक्षी विहार उद्यान बनाए गए हैं भारत में अब तक के, तो वो भी अगर हम
चाहते हैं तो वो भी बच सकते हैं। फूड सिक्योरिटी से देखा जाए तो जितने सारे उर्वरक है, अगर हम कार्बनिक खाद का प्रयोग करते हैं सर, तो कार्बनिक खाद के प्रयोग से हम क्या करेंगे कि जितने भी सारे पेड़ पौधे हैं उनमें से यूरिया की मात्रा है, रासायनिक जो तत्व हैं वो कम होते जाएंगे। गाँव खरौदी है तो हमारे बिहार में है। हम यही कहना चाहते हैं पर्यावरण के लिए पौधे ना काटें। ठीक जानकारी है, लेकिन अभी इसमें सुधार की आवश्यकता है। सुधार करने से हमारा इसको धीरे धीरे आप जैसे बड़े होते जाएंगे आपके अंदर एजुकेशन जागेगा, ताकि आप उसके प्रति जागरूक होंगे तो धीरे धीरे नीचे आएगा। और वर्ल्ड वाइड ग्लोबल वार्मिंग का जो दिक्कत आ रही है उस समस्या से तो बहुत ज़्यादा नहीं निजात पाएंगे, लेकिन काफ़ी हद तक जो आप लोगों के एज के लड़के हैं ये लोग जब बड़े होंगे तो कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो कर गए हैं उसको तो सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन जो अभी होना है उसको सुधारा जा सकता है। तो हमारी चर्चा उसी पर है कि जो अभी बाकी है हमें उसे बचाए रखना है, न कि जो कर गए हैं उसको तो हम बचा नहीं पाएंगे, लेकिन जो अभी नहीं हुआ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए यही उपाय करेंगे कि अपनी डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं उस पर हमें ब्रेक लगाना चाहिए। एक हम छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं कि हम जो पेन यूज करते हैं, एज ए पेन दो टाइप का होता है। आजकल एक लिखो पेको है और एक राड वाला है। यदि हम राड वाला पेन यूज करते हैं तो इसमें इन्वायरमेंट काफ़ी हद तक उससे 10 गुना बेटर इससे बच जाएगा पॉल्यूशन होने से, क्योंकि एक प्लास्टिक यदि इन्वायरमेंट में आती है तो 400 सालों तक इस कंटेंट में वो जीवित रहेगी, यानी 400 सालों तक वो नष्ट नहीं होगी। उससे इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। एज ए प्लास्टिक जहाँ जाएगी किसी भी जगह वो एज ए चीज 400 साल तक बना रहेगा। तो यदि हम पेन यूज करते हैं, पेन सबसे ज़्यादा कौन यूज करता है? विद्यार्थी, लड़के, स्टूडेंट, शिक्षक और कर्मचारी। रिफिल वाले पेन से हम आ गए लिखो फेंको पर, तो हमें लिखो फेंको को धीरे धीरे कन्वर्ट करना होगा रिफिल वाले पर, कि उसमें कम इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो। जिसको रिसाइक्लिंग हो रहा है, रिसाइक्लिंग का मतलब कि दोबारा जिसको यूज कर रहे हैं वो प्लास्टिक यूज करें। जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन 15 माइक्रोन से यदि नीचे यूज करते हैं तो रिसाइक्लिंग नहीं हो पाएगा, लेकिन इन्वायरमेंट में जाएगा तो हार्मफुल करेगा। आज नहीं करेगा, लेकिन 10 साल बाद वो एज ए चीज बना रहेगा, 20 साल बाद एज ए चीज बना रहेगा। अभी बॉम्बे IIT बॉम्बे और बेंगलुरु साइंटिस्ट, वहाँ के साइंटिस्ट प्लास्टिक के कचरे से पुणे में रोड डेवलप किए हैं 25 किलोमीटर का। इतना सोचिए कि इतना कचरा, इतना प्लास्टिक हुआ है कि वो रोड बना डाले 25 किलोमीटर, लेकिन वो रोड प्लास्टिक का ही है। तो जब तक रहेगा वो प्लास्टिक रहेगा ही। और दूसरी बात कि इंडस्ट्रियलाइजेशन यदि बहुत तेज़ी से होगा, और तेज़ी से होने का कारण हम जो सामान यूज कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट बनाने के लिए इंडस्ट्री का होना जरूरी है, लेकिन हम अपनी आवश्यकता को कम कर सकते हैं। आवश्यकता को कम कौन करेगा? तो बच्चे जैसे जैसे यंग होते जाएंगे और उनकी समझ यदि बढ़ रही है और इन्वायरमेंट के प्रति उनकी सही डायरेक्शन में जानकारी है, तभी वो उसको ब्रेक कर पाएंगे। यदि सही डायरेक्शन में नहीं जानकारी है तो ब्रेक नहीं कर पाएंगे। जैसे हम लोग पढ़ते थे तो हम लोगों के समय के आज भी लड़के धड़ल्ले से खुद प्लास्टिक की चीज़ें यूज कर ले रहे हैं। पेड़ पौधा है, हाँ, पेड़ पौधा लगाने से एनवायरनमेंट को बचाया जा सकता है, लेकिन केवल उसको लगाने से बच नहीं सकता। हमको बैग में जो चीज़ें हो रही हैं, जो हम यूज कर रहे हैं, उससे हमें कम करना चाहिए। जैसे प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक के सामान में कुछ न लाएं, उसके लिए हम थैला ले जाएं। एक सबसे बेटर एग्जाम्पल है, करीब 25 मीट्रिक टन प्लास्टिक एक राज्य एक साल में बचा सकता है, केवल प्लास्टिक
का प्लास्टिक का थैला को बैन करके सोचिए 25 मीट्रिक टन प्लास्टिक का बचा सकता है। तो उतना यदि इन्वायरमेंट में जा रहा है तो हमारे एज ए फ्यूचर के लिए जो आने वाला समय है उसके लिए बहुत हार्मफुल होगा। और बाकी ग्लोबलाइजेशन जो है, ग्लोबलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन को कम करके हो सकता है। उसके लिए जो कंट्री कर गए तो अब जिम्मेदार नहीं है, लेकिन जो करने वाले हैं ये जिम्मेदारी उसकी निभा सकते हैं। उसके लिए आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें डेवलप तो होना है, लेकिन इस हिसाब से डेवलप होना है ताकि हमारा पर्यावरण भी बचा रहे और हम डेवलपमेंट भी करते रहे। जा रहा है उसके पास पैसे हैं, पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तेल का दोहन करे, ईंधन का दोहन करे। महाराज जी, यदि तेल या ईंधन का दोहन या सीएनजी या किसी चीज़ का दोहन कर रहा है तो उससे जो कार्बन इमिशन हो रहा है वो हमारे ग्लोबल वार्मिंग पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। तो एज ए हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए कोई अलग जगह जाकर नहीं करना होता है। हम एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। उसमें अब जो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही हैं वो सीएनजी से फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जाएंगे तो सोच लीजिए कि करीब 40 PI इंडेक्स में सुधार आ जाएगा। यदि 2025 तक हम यदि इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट हो जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक सेगमेंट में पेट्रोल इंजन 50% डिक्रीज कर दे रहे हैं तो उससे 40 स्तर ऊपर आ जाएंगे वर्ल्ड लेवल पर इंडिया। यानी अभी जो 180 नंबर पर है वो 140 नंबर पर आ जाएगा। इसमें आप लोगों का, स्टूडेंट का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इस चीज़ को आप लोग गंभीरता से लीजिएगा ताकि आप लोग ही उसके बेस हो। ठीक, और किसी लड़कों को कुछ पूछना है इन्वायरमेंट पर तो अपने हाथ खड़ा कर सकता है, वो क्वेश्चन एराइज कर सकता है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है और इसमें मतलब लेक्चर देना तो 10 दिन बीत जाएगा। लेकिन आप लोगों को जो जानकारी चाहिए वो क्वेश्चन एराइज कर पूछ सकते हैं। को कुछ क्वेरी है, कुछ बारे में नहीं जानकारी है या कोई चाहता है कि हम किस हिसाब से रहें, आ जाओ बाबू, आ जाओ। यहाँ से ऐसे चले जाओ इसको बचा करके। आपके मन में कोई पर्यावरण से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो या इसको कैसे हम बचाएं, कैसे सहयोग करें, क्योंकि एक बुक का नॉलेज अलग होता है, एक फिजिकली कांटेक्ट या सामने से जो हम कर सकते हैं उस पर अपनी राय, मतलब आप जानना चाहते हैं कि किस हिसाब से हम बचाएं या किस हिसाब से लाइन लग जाए, थोड़ा सा और आगे चले जाओ, को अग्रसर करें, उचित पूछ सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है, प्लास्टिक से अगर इतना हार्म होता है हमारे इन्वायरमेंट में तो क्या प्लास्टिक को बैन क्यों नहीं कर देते? सर पास में होकर बना दीजिए। आपका सर आप चले जाइए, बिल्कुल आवाज़ आ जाएगी आप में। हाँ, आपका इसी से रिलेटेड होगा तो हम एक ही साथ सबका क्वेरी करेंगे। सेम क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा सर? क्या पूछा है? ये पूछे हैं कि पर्यावरण, क्या पूछे बाबू, पर्यावरण कैसे बचा सकते हैं? प्लास्टिक से इतना पर्यावरण हाँ। को हार्म होता है तो प्लास्टिक को सरकार बैन क्यों करेगा? हाँ, ये क्वेश्चन पूछा है बाबू कि पर्यावरण में प्लास्टिक से इतना हार्म है तो सरकार उस पर क्यों नहीं बैन लगा सकती है। अभी तक जो इकोनॉमिकल है, सबसे इकोनॉमिकल है वो प्लास्टिक ही है। सबसे इकोनॉमिकल जो कंटेंट है, यानी सबसे सस्ता जो है कैरी करने का या यूज करने का डेली, वो प्लास्टिक ही है। तो प्लास्टिक का अभी दूसरा सलूशन नहीं आया है। अरे सलूशन का मतलब कि यदि हम थैला ले रहे हैं तो थैला हल्का और सस्ता प्लास्टिक से अभी कोई नहीं आया है। तो रियलिटी यही है कि उससे सस्ता और उससे मजबूत कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो उसके लिए हम यही कर सकते हैं कि रियूजेबल नहीं होगा, इन्वायरमेंट में
आसानी से डिकम्पोज हो सकता है, उसका उपाय है। हाँ, बैन करने की बात है तो बैन, देखिए बैन सरकार, मान लीजिए इंडस्ट्री से 10 मीट्रिक टन प्लास्टिक का बैग मार्केट में आ गया, सरकार उसके बाद बैन लगा दी, तो बैन लगाए तो 10 मीट्रिक टन तो अगर इन्वायरमेंट में आ चुका है तो उसको यदि डिकम्पोज करेगी तो भी रहेगा, बैन करेगी तो भी इन्वायरमेंट में रहेगा, यदि पब्लिक इस्तेमाल में आ रही है तो भी इन्वायरमेंट में रहेगा। तो उसके लिए हमें ही खुद से बैन करना चाहिए कि ताकि हम दुकानदार के पास जाएं या सब्जी लेने जाएं तो सीधे कहें कि हमें प्लास्टिक में नहीं, हम घर से थैला लाए हैं उसमें दो, तभी बैन हो पाएगा। तो उसमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। तो आज से सारे लड़के प्रण लें कि हमारे घर से मम्मी पापा या चाचा चाची जो भी सामान लेने के लिए मार्केट में भेज रहे हैं तो उसमें हम घर से झोला लेकर जाएं। यदि 5 किलो आलू लेना है तो घर से झोला लेकर जाएं, दुकानदार से न प्लास्टिक लें, तभी बैन हो पाएगा। इसको आप ही जैसे स्टूडेंट सुधार सकते हैं, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन आपका बाबू क्या था? हम बिना पेड़ पौधे लगाए कैसे जी सकते हैं? देखिए, दूसरा क्वेश्चन बाबू का है कि बिना पेड़ पौधे लगाए हम कैसे जी सकते हैं। तो पेड़ की एक लाइफ साइकिल होती है, मान लीजिए पेड़ की 50 साल लाइफ साइकिल है, तो 50 साल बाद तो उसको कटना है, नहीं कटेगा तो सूखेगा। उसके बदले 50 साल के अंदर हम 5 पेड़ और लगा दें ताकि उसके कटने तक हमारा 5 पेड़ तैयार हो जाएं, तो साइक्लिक चलता रहेगा। इसको इकोसिस्टम से हम जोड़ सकते हैं, यानी इकोसिस्टम इकोलॉजी से इसको कंपेयर कर सकते हो, आगे का विषय है। क्वेश्चन अच्छा है लेकिन इसका अभी आप लोगों को समझ नहीं होगा, थोड़ा सा और जैसे जैसे बड़े होंगे तैसे तैसे समझ आता जाएगा। सर, हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। जी जी, थैंक यू सर। जो भारत के हमारे लोग हैं हाँ वो पर्यावरण को लेके है कि भारत के लोग पर्यावरण को लेकर बहुत कम एक्टिव होते हैं। इसका लाइव एग्जाम्पल आज के डेट में यदि आप लोग गूगल चलाते होंगे तो उस पर API इंडेक्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इम्पैक्ट देख सकते हैं। 180 कंट्री में, UN में 180 कंट्री है, उसमें लास्ट पोजीशन पर इंडिया है, जबकि 2012 में 123 था। 123 से 180 पर पहुंच गया, यानी कि हमारे अंदर इन्वायरमेंट के प्रति, पर्यावरण के प्रति बचपन से ही जानकारी कम है। वहीं बच्चे जाकर इंडस्ट्री में या किसी जगह पर किसी प्लेटफॉर्म पर वर्क करते हैं और उसके प्रति वो जागरूक कम रहते हैं। जैसे जब जांच होती है तो उस समय इंडस्ट्री वाले अपना कचरा को एकदम फ्रेश कर इन्वायरमेंट पर्यावरण में निकालते हैं, फिर जब ही जांच बंद होती है गवर्नमेंट की, वो पुनः उसी रफ्तार में चाहे किसी भी नदी को पॉल्यूशन करते रहते हैं या इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन करते रहते हैं। तो उसके प्रति बचपन से ही यदि जानकारी है आप लोगों की, बचपन से ही समझ है, तो उसके प्रति आप लोग जागरूक होते चले जाएंगे। यदि नहीं होंगे तो फिर उसके बाद गैस चैम्बर बनेगा, उसी गैस चैम्बर में हम जिएंगे और ऑक्सीजन को जेब में लेकर चलेंगे। कौन सी गैस सबसे ज़्यादा हार्मफुल क्या हमारे लिए? कौन सी गैस सबसे ज़्यादा हार्मफुल? सबसे हार्मफुल तो एज ए मतलब कि आपका एग्जॉस्ट से CO निकालती हैं, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। सर, गार्बेज की वजह से हमें बहुत ज़्यादा, मतलब कि जैसे देखा जाए तो जितने भी, जैसे जस्ट लाइक इस टाइम एग्जांपल में कोरोना वायरस आया था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इन्फेक्शन वगैरह होते हैं इनकी वजह से, नदियाँ पॉल्यूटेंट हो जा रही हैं। लेकिन सर, इसको बचाव भी किया जा रहा है लेकिन लोग इसका सावधानी नहीं बरत रहे हैं। तो देखिए, ये जो है कि यदि नदियाँ पोल्यूशन हो रही हैं तो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा योगदान है। इंडस्ट्री वाले उस पैमाने पर जो है कि जो उनको पैमाना दिया है कि आपका जो सीवर होना चाहिए उसमें CO मतलब केमिकल कंपोजिशन एसिडिक या बेसिक हो, एसिड का अमाउंट इतना होना चाहिए, उसमें DO होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, फिर उसके बाद DO होगा, फिर COD होगा,
केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, DO डिजॉल्व ऑक्सीजन, फिर THOD होगा थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये सब केमिकल का पैमाना है। फिर उसके बाद ऑर्डर होगा, एल्काइन होगा, फिर उसके बाद उसमें उसकी क्लीनिंग होगी, फिर उसके बाद उसमें एसिड बेस का अमाउंट कितना रहना चाहिए, उस पैरामीटर को फॉलो नहीं करते हैं। फॉलो कुछ समय तक करते हैं, जब चेक होता है तब तक फॉलो करते हैं। उसके बाद फिर वो जिस रफ्तार में दे रहे हैं नदी में अपना सीवर, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, इसके वजह से तो बहुत ज़्यादा होगा। और दूसरा है कि नगर पालिका वाला जो डंपिंग यार्ड बनाते हैं, उसमें डंपिंग यार्ड में सीधे आग लगा देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट पोल्यूशन फैलाता है। और उसके बाद उसमें जो जहरीली गैस निकलते हैं NOx, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड और NOx से तुम्हारा एसिड रेन का जगह जगह पर खतरा होता है। सर इसकी वजह से हमारा ओजोन लेयर में भी होल हो चुका है, ओजोन डिप्लीशन हो चुका है। तो इसके बचाव में हम लोग क्या कह सकते हैं? देखिए, ओजोन लेयर में जो हुआ है उसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल आया था। क्योटो प्रोटोकॉल लगभग ओजोन डिप्लीशन के ही ऊपर था। तो ओजोन जो आपका CFC है, कार्बन फ्लोरो CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ही वजह से, और HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये दो ऐसी गैस हैं जो ओजोन डिप्लीशन में, ओजोन को ख़त्म करने में बहुत मदद की हैं। तो ये होता है तुम्हारा फ्रीजिंग की वजह से। जो फ्रीजिंग है इक्विपमेंट, जो एसिड है AC, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ठीक, और जो ठंडक करने वाला, शीतलक करने वाला जो भी इक्विपमेंट है, उसमें CFC HFC से ही चलता है। और ये दोनों गैसें ऐसी हैं जो ओजोन डिप्लीशन में मदद की हैं। तो फिर भी इन्हें तो यूज़ किया ही जा रहा है, इसमें उसको कम करना चाहिए। यस सर, इसको कम करना, यूज़ करना। हाँ, ये बच्चे एक क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे ओजोन लेयर में जो छेद हुआ है, यानी जो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो किस कारण से हुआ है। तो दो गैसें हैं, CFC और HFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। दो गैसें ऐसे हैं जिसके वजह से वो होता है, डिप्लीशन हुआ है। वो दोनों गैसें फ्रीजिंग के वजह से आता है। फ्रीजिंग मतलब रेफ्रिजरेटर हो गया, AC हो गया, जो कूलिंग करने वाला जो भी इक्विपमेंट है, उस सब में फ्रियान गैसेज होती हैं। और फ्रियान गैसेज से उसका मेन रूप से कारण बनती हैं। तो हमें फ्यूचर में ये भी ध्यान देना है कि AC का कम यूज करना है और कूलर का ज़्यादा यूज करना है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना होगा। सर जैसे हम मतलब कोई सूखा मतलब पदार्थ लेते हैं, तो उसके लिए हम पॉलीथीन के बजाय थैला का यूज कर सकते हैं। एकदम। लेकिन गीला सामान कैसे, मतलब किस चीज़ में? अगर गीला सामान है तो रीयूजेबल, मतलब रीयूज जो करने वाला बर्तन है, जिसे आपके घर में स्टील का होगा या मेटल का। मेटल ऐसा कंपाउंड, एक तरीके से ऐसा आपका कह सकते हैं कि आपका जीवन साथी है मेटल, कि उसको रिसाइकलिंग बार बार कर सकते हैं, ठीक। जिससे आपका लोहा हो गया, लोहा अगर आप खुरपी बना रहे हैं, उससे तोड़ाई कर रहे हैं, तो इन्वायरमेंट में भी जा रहा है, तो वो ऐसे समय 10 साल 20 साल में वो डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन प्लास्टिक जो है उसकी लाइफ साइकिल 400 साल होती है। प्लास्टिक इतना खतरनाक है कि वो 400 साल तक आपके पर्यावरण में बचा रहेगा, और वो दोबारा मतलब कि आप बनाते जाएंगे, वो पर्यावरण में आता जाएगा। उसके वजह से गाय देखते होंगे जगह जगह पर मर जाती हैं। प्लास्टिक की थैला उसके पेट में 60 किलो 50 किलो 30 किलो निकलता है, ठीक। तो वो चीज़ देखिए, आप जो सही बोले कि जो गीला पदार्थ है उसको प्लास्टिक की जगह हम किस में लें, तो प्लास्टिक में ही लीजिए, हम ये नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन रीयूजेबल, जिसे मोटा जो है डब्बा है, डब्बा में ले लीजिए। डब्बा को आप 20 बार 30 बार यूज कर सकते हैं, लेकिन पॉलीथीन को एक बार
या रैपर है उसको एक बार यूज कर सकते हैं, ठीक, यूज किए फेंक दिए तो इन्वायरमेंट में पड़ा ही रहेगा। आपका क्वेश्चन ठीक था कि हम गीला पदार्थ किस में लें, या तो घर से लेते जाइए, कुछ बाल्टनी ले लीजिए या कुछ ऐसा इक्विपमेंट ले लीजिए, जग ले लीजिए, उसमें यूज करिए। यदि नहीं है तो रीयूजेबल, जिसको हम दोबारा तिबारा 4 बार 5 बार 6 बार यूज कर सकते हैं। अब बोलते हो कि हमने इसकी संख्या कम करी है, नहीं बेटा, नहीं, ये गलत है, ये दोगले पंथी। क्यों? क्योंकि आपने जबरदस्ती उसको पैदा करा, फिर बोल रहा है कि मैं इसको खाऊंगा, इसकी संख्या मैं कम करूंगा। और जबरदस्ती 3.2 किलो मतलब 3 किलो 200 ग्राम अनाज खिलाकर हम उसको 1 किलो पैदा किए हैं। उसमें 10-12 लोग खाते हैं, जबकि एक मुर्गे में 2-3 लोग खा रहे हैं। किसको हम मूर्ख बना रहे हैं? समझ रहे हो? तो ये मान के चलो कि सबसे जो प्रताड़ित प्रजाति दुनिया वो क्या है? ब्रॉयलर मुर्गा है, जिसको हम हर रोज 20 करोड़ मार के खा जाते हैं। हर रोज ब्रॉयलर प्रजाति कितना मारते हैं हम? 20 करोड़ मार के खा जाते हैं। बात समझ में आ रही सभी लोगों को? चलो अंडे की बात करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अंडा क्या होता है? शाकाहारी। इसमें से कोई है जो अंडा को शाकाहारी बोलता है? यस, कौन यस बोलता है भाई? चलो सुनो मेरी बात, प्रश्न नहीं करूंगा, आगे बात बताऊंगा। अंडा कोई ऐसा शाक नहीं है जो मुर्गी रूपी पौधे पे पैदा होता है। मुर्गा कोई फसल नहीं है, चाहे अंडा कोई फसल नहीं है जो मुर्गी रूपी पौधे पे पैदा होता है। मुर्गी एक जान है, उसके अंदर उमंग है, उत्कंठा है, वो जीना चाहती है। लेकिन आप कहते हैं कि अंडा है, ये अनफर्टिलाइज है, इसको मैं बना के खा जाऊंगा। आप मान के चलो कि जो एग इंडस्ट्री होती है उसको बोलते हैं लेयर प्रजाति वाले वो मुर्गियां होती। क्या होती हैं? लेयर प्रजाति की मुर्गियां होती हैं। और उस मुर्गी को ऐसे बनाया जाता है कि वो मुर्गी जो है 1 साल में 12 अंडे देती है। जो मुर्गी 1 साल में 12 अंडे देती है, उसको हम लेयर प्रजाति बना के हर साल 300 से 250 अंडे पैदा कराते हैं। लेयर प्रजाति बना के 250 से 300 अंडे पैदा कराते हैं। इससे होता क्या है कि 1.5 साल में मुर्गियां की आंतें बाहर निकल जाती हैं। एक बार मान लो कि उस अंडे में जान नहीं है, लेकिन उस मादा में तो है, जिसको आपने 1.5 साल में मार दिया सिर्फ अंडे की हवस की वजह से। समझ रहे हैं बात को? कितना बड़ा गुनाह हम कर रहे हैं। जो बच्चा अभी 12 साल जीता, उत्कंठा थी जिसके अंदर, जो अभी कूदता फादता आनंद लेता हमारी तरह, लेकिन हमने उसके जीवन को शुरू होने ही नहीं दिया। समझ रहे हैं बात को? और एक बार और समझो, अगर कहीं उस अंडे में से बच्चा पैदा हो गया, अगर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अगर वो नर चूजा हो गया, मतलब मुर्गा, तो वो उनके किसी काम का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अंडा नहीं देगा, और वो एग इंडस्ट्री उसका कुछ काम नहीं रहता उनके लिए। क्यों? क्योंकि ये जो लेयर प्रजाति होती है, ये मांसल नहीं होती, इसका मांस ग्रो नहीं होता, बस ये अंडे देने वाले होते हैं। तो इनको बेचने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनको खाया नहीं जाता है। अब इनके साथ क्या होगा? पहले दिन पैदा होते ही ग्राइंडर में पीस दिया जाता है, जला दिया जाएगा, पॉली बैग से बंद करके मार दिया जाएगा। एक बात और समझ लो, मतलब ये जो क्रूर प्रक्रिया हम कर रहे हैं, हर साल इससे 2 करोड़ अनायास तरीके से मुर्गे मर जाते हैं। बच्चे 2 करोड़ हर रोज, 2 करोड़ हर रोज ये बच्चे मर जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो मुर्गे अंडे का ये स्थिति रहा। कुछ अंदर से भाव आ रहा है आप लोगों को? कैसा महसूस? करुणा आ रही अंदर से ना, तकलीफ, दर्द, है ना? ये इंसान होने का क्या है? लक्षण है। यानी आप कंपैशनेट हो, करुणावान हो। भेड़ बकरी, ठीक है, हम लोग ये देखते हैं कि प्राचीन समय से, मतलब मध्यकाल भारत से, सभी धर्मों में हालांकि ये रहा है कि अहिंसा परमो धर्म। समझ रहे हो ना? अहिंसा परमो धर्म मतलब कि दया धर्म का मूल है, अहिंसा ही परम धर्म है। तो आप ये समझो कि जब सारे धर्मों में अहिंसा की बात करी गई है, तो क्यों कभी कभी हिंदू धर्मों में बलि प्रथा के नाम पर पशुओं को काटा जाता है, बलि दी जाती है, और मुस्लिम संप्रदाय में हम कुर्बानी देते हैं। जो भी धर्म गुरु अगर ये कहे
तो समझो कि वो ढोंगी है। सीधे सीधे मैं बोल रहा हूं, जो भी धर्म गुरु अगर पशु बलि देता हो, सीधे वो ढोंगी है, उसका कोई मूल्य नहीं है हमारी नजरों में। अब मैं बताता हूं कि भेड़ बकरी दुनिया में कृत्रिम तरीके से 100 करोड़ भेड़ बकरियां पैदा की जाती हैं, 250 करोड़ उनकी संख्या पूरे विश्व में, और उनको मार के खा लिया जाता है साल भर में। ये 20 साल जीती, कितने साल जीती हैं? 20 साल, लेकिन इनको हम 1.5 साल में मारकर स्वाहा कर देते हैं, यानी खत्म कर देते हैं। सूअर के बारे में बात कर लो, अगर मान लो ये बच्चा कितने साल का है? 6 साल का है। कितने साल के हो? कितने साल के हो? 8 साल का बच्चा है। समझो कि 8 साल के बच्चे इतनी जो चेतना होती है, सुनिए मेरी बात, जो 8 साल की बच्चे की जो चेतना है, जो फीलिंग्स है, इतनी फीलिंग्स एक सूअर की प्रजाति में होता है। कंपेयर मत करने लगिएगा, वो प्रजाति में होती है, ठीक है ना। तो हम ये पाते हैं कि जो संवेदना इस बच्चे के अंदर, वो संवेदना एक सूअर की प्रजाति में। तो हम क्यों भेदभाव करते हैं? वाराह अवतार में भगवान ने बोला था कि सूअर भी हमारा अंग है, हमारा एक विशिष्ट अंग है, ये पर्यावरण को संरक्षित रखते हैं, तो हमें इनको नहीं मारना चाहिए बेवजह। तो ये सूअर भी 100 करोड़ मार दिए जाते हैं हर साल। भारत चमड़े उत्पादन में कितना स्थान उसका आता है? टॉप पे है। भारत चमड़ा उत्पादन में टॉप पे आता है। किस पे आता है? टॉप पे। और ये गंदा कार्य विदेश लोग फंडिंग देके कराते हैं। जब हम चमड़े की खेती करते हैं तो उसका फिनिशिंग आर्सेनिक जैसे खतरनाक रसायन से करते हैं। अक्सर जो आपकी जो लेदर इंडस्ट्रियां होती हैं वो नदियों के किनारे होती हैं, उनका पानी जब जाता है नदियों में मिलता है तो आर्सेनिक से धुला हुआ रसायन जाता है अंदर। वहाँ की जो गरीब जनता वहाँ रहती है, उसको उस ऑक्सीजन को इनहेल करती तो उनके अंदर जाता है, उनके अंदर बहुत रोगों को पैदा करता है। वहाँ के नदियों के पानी को पीते हैं तो चर्म रोग होता है, मतलब कैंसर चर्म रोग का एक कारण बनता है लेदर इंडस्ट्री। तो हम ये पाते हैं कि लेदर इंडस्ट्री से गरीब जनता को भी नुकसान हो रहा है, उसके जो वेस्टेज होते हैं वो बड़ा नुकसान करते हैं। तो अब ये देखना होगा कि हम जो है ये गंदा काम करके अपनी भूमि को भी बर्बाद कर रहे हैं और जल को भी बर्बाद कर रहे हैं। अब समझिए कि आप जो बोल रहे थे ना अभी ना कि ग्रीन हाउस गैसेस कहाँ से निकल रहे हैं, आप ये समझो कि दुनिया में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इंडस्ट्रियल सिस्टम है, उससे कहीं ज़्यादा, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ गैसेस कम्स फ्रॉम डेयरी मीट इंडस्ट्री। क्यों बताना चाहूँगा, क्योंकि 51% जो ग्रीन हाउस गैसें कहाँ से आ रही हैं? मीट इंडस्ट्री एंड डेयरी इंडस्ट्री से। 51%। अगर हम मांसाहार का समर्थन करते हैं तो हम उत्तरदायी हैं, हम जिम्मेदार हैं ग्लोबल वार्मिंग के, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस। 51% गैस हम पैदा कर रहे हैं पशु खेती करके, जबरदस्ती पशु को पैदा करके, क्योंकि हमें मांस चाहिए, हमें चमड़ा चाहिए। जबकि आज बहुत सारे विकल्प हैं, आर्टिफिशियल लेदर भी आता है, आर्टिफिशियल तरीके से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम मांस चमड़े के लालच में ये 51% ग्रीन हाउस गैस क्या करते हैं? निकाल दें, हमारी धरती बर्बाद हो रही है। समंदर की बात कर लेते हैं। समंदर की बात मैंने क्या बताया कि हर रोज 750 करोड़, कितना? 750 से 800 करोड़ हम मछलियों को मार दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके से हमारा काम होगा तो 28 सालों में धरती क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी कि 28 सालों में हमारी धरती, मतलब वो समंदर खत्म हो जाएगा, तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? क्योंकि 70% ऑक्सीजन कहाँ से आती है? समंदर से आती है। धन्यवाद आप सभी को।